अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनटीए यूजी सीनियर जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रेमचंद के नावल गौदान के बारे में। तो गौदान को पढ़ने से पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। तो प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय था, जिसे उनके वालिद ने रखा था, लेकिन चचा का नाम दिया हुआ था। एक दूसरा नाम नवाब राय भी उन्हें पसंद था। प्रेमचंद पहले कलमी नाम के तौर पर नवाब राय ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अफसानवी मजमूए सोज़े वतन के ज़ब्त होने के बाद से अपने दोस्त ज़माना एडिटर दया नारायण निगम के मशवरे पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है, जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना दिसंबर 1910 के शुमारा में शाये हुई थी। प्रेमचंद 31 जुलाई 1980 को बनारस के लम्ही गांव नामी गांव के श्रीवास्तव घराने में पैदा हुए थे। प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में हुआ था। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल, जो डाकखाना में क्लर्क थे। प्रेमचंद के वालिदा का नाम आनंदी देवी था और दादा का गरसहाय लाल था। प्रेमचंद का दस्तूर के मुताबिक 5 साल की उम्र में 1885 में एक मौलवी साहब के यहाँ उर्दू फ़ारसी पढ़ने बिठाया गया था। ये उनका पहला मकतब था। प्रेमचंद की उम्र 8 साल थी कि उनकी माँ आनंदी देवी का इंतकाल 1888 में हो गया था। प्रेमचंद की उम्र 15 साल थी तो 1896 में उनके वालिद ने मौजा रामपुर ज़िला बस्ती के एक ज़मींदार घराने में उनकी शादी कर दी थी। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान सेकंड डिवीज़न से 1898 में पास किया था और प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक नावल एक मामून का रोमान लिखकर 1901 में किया था। प्रेमचंद का पहला नावल इसरार माबद बनारस के एक हफ्तेवार आवाज़ खल्क में 8 अक्टूबर 1903 को किश्तवाड़ शाये होना शुरू हुआ था। प्रेमचंद की दूसरी शादी ज़िला फ़तेहपुर मौज़ा सलीमपुर के बेवा शौरानी देवी बाल विधवा, जिसकी उम्र 13 साल थी, से 1905 में हुई थी। प्रेमचंद सब डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस होकर महोबा ज़िला हमीरपुर 19 जून 1909 को गए थे। प्रेमचंद ने अंग्रेज़ी, तारीख़ और फ़ारसी के मज़ामीन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान सेकंड डिवीज़न से 39 साल की उम्र में 1919 में पास किया था। प्रेमचंद ने मुलाजिमत से इस्तीफ़ा 1921 में दिया था। प्रेमचंद को शिव प्रसाद गुप्त जी ने 150 रुपये के मुशाहिर पर हिंदी माहनामा मर्यादा का एडिटर 1922 में मुकर्रर किया था। प्रेमचंद ने फ़राक और 2 हिस्सादारों की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस 1923 में कायम किया था। प्रेमचंद नवल किशोर प्रेस लखनऊ हिंदी माहनामा माधुरी के मुदीर 1929 में मुकर्रर हुए थे। प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस हिंदी में 1930 में जारी किया था। प्रेमचंद की दूसरी बीवी शिवरानी देवी को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में 11 नवंबर 1931 में गिरफ्तार किया गया था। प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण बनारस से 1931 में जारी किया था। प्रेमचंद इज्तना टोन फिल्म कंपनी के डायरेक्टर एम भवानी की दावत पर बम्बई जून 1934 में गए थे और फिल्मों के लिए अपनी पहली कहानी मैं मज़दूर लिखी थी। प्रेमचंद डायरेक्टरों के रवैये से बददिल होकर बनारस वापस 1935 में आ गए थे। प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत लखनऊ में 1936 में की थी। प्रेमचंद ने शुद्धि की तहरीक के ख़िलाफ़ ज़माना में एक मज़मून 1923 में लिखा था। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में शाये हुई थी। प्रेमचंद की कहानियों में जहद आज़ादी की तारीफ़ मिलती है। प्रेमचंद से पहले अफसाने को मज़मून के नाम से याद किया जाता है। प्रेमचंद का इकबाल
ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اردو نویسی میں کسی بھی ہندو کو فیض ہوا ہے جو مجھے ہو جائے گا۔ مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں ہے کہ میں اور چیزوں کی طرح فن کو بھی افادیت کی کسوٹی پر پرکھتا ہوں۔ بے شک فن کا مقصد حسن کی تخلیق ہے اور وہ ہماری روحانی مسرت نہیں ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، جو اپنی افادیت کا پہلو نہ رکھتی ہو۔ ادب اس تخلیق کو کہیں گے جس میں کسی سچائی کا اظہار ہو، جس کے زبان میں پختگی، کیفیت، ادا اور حسن ہو، اور جس میں دل و دماغ کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور ادب میں یہ صلاحیت پوری طرح اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب اس میں زندگی کی حقیقتیں اور تجربات سموئے گئے ہوں۔ فاقہ اور عریانی میں حسن موجود ہو سکتا ہے، اسے شاید وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے طے کر لیا ہے کہ رنگین ہونٹوں اور رخساروں اور ابروؤں میں فی الواقع حسن موجود ہے۔ الجھے ہوئے بالوں، پپڑیاں پڑے ہونٹوں اور رخساروں میں حسن کا گزر کہاں؟ لیکن یہ ان کی تنگ نظری کا قصور ہے۔ ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ہماری کسوٹی پر اب وہ خرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقی روشنی ہو۔ ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے۔ پریم چند کے کچھ کارنامے ہیں، جیسے کہ ناول ہے ان کا اسرار معبد۔ یہ پریم چند کا پہلا ناول ہے جو نامکمل رہا ہے، اور اسرار معبد بنارس کے ایک ہفتوار آواز خلق میں قسطوار 1903 سے 1905 تک شائع ہوتا رہا اور مکمل ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے ہم خرما و ہم سواد، جس کی ڈیٹ ہے 1905، کشنا 1906، روٹھی رانی، جلوہ ایثار 1912، بازار حسن پریم چند کا پہلا ضخیم ناول جو 1916 میں مکمل ہوا تھا، گوشۂ عافیت 1920، چوگان ہستی، پردۂ مجاز 1928، نرملا، بیوہ 1927، غبن 1930، میدان عمل 1930 سے 32، گؤدان، منگل سوتر۔ اب ان کے کچھ افسانوی مجموعے ہیں، جیسے سوز وطن، جون 1908 میں، اور اس میں کل 5 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا ہے پریم پچیسی حصہ اول، اکتوبر 1914، 12 افسانے اس میں شامل ہیں۔ پریم پچیسی حصہ دوم، مارچ 1918، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ پریم بتیسی حصہ اول، اس میں 1920 یعنی 16 افسانے شامل ہیں۔ پریم بتیسی حصہ دوم، ستمبر 1920، 16 افسانے شامل ہیں۔ خاک پروانہ، اپریل 1928، اس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ خواب و خیال، مئی 1928، اس میں 14 افسانے ہیں۔ فردوس خیال 1929، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ اور پریم چالیسی حصہ دوم، اس میں 20 افسانے شامل ہیں اور یہ 1930 میں لکھا گیا تھا۔ پریم چالیسی حصہ دوم یہ 1930 میں لکھا گیا تھا، اس میں 20 افسانے شامل ہیں۔ آخری تحفہ 1934، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ زادِ راہ 1936، اس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ دودھ کی قیمت 1937، اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ واردات۔ اس کے بعد ہیں پریم چند کے ڈرامے، جیسے کہ سنگرام 1923، کربلا 1924، پریم کی دیوی 1923۔ اب پریم چند کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ تمہاری کہانیوں میں سڈیشن، بغاوتی انداز بھرا ہوا ہے۔ اگر تم مغلوں کے عہد میں ہوتے تو اس جرم کی پاداش میں تمہارے ہاتھ قلم کرا دیے جاتے ہیں۔ حمیر پور کا انگریز کلکٹر۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا ہے، احتشام حسین نے کہا ہے۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح، انسانیت کی بیداری اور ان کے افسانوں کا عنوان ہے، عبدالمجید دریابادی نے کہا ہے۔ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گؤدان کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ سلام چندیلوی نے کہا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کہا ہے۔ تو یہ تو رہی بات پریم چند کی، اب ہم لوگ دیکھیں گے گؤدان کا خلاصہ۔
गौदान मुंशी प्रेमचंद का एक बेहतरीन नावल है जो 1936 में शाये हुआ। इस नावल में हिंदुस्तान के बेकस किसानों की तकलीफ ज़दा ज़िंदगी को दिखाया गया है। प्रेमचंद ने दहकानों पर होने वाले जुल्म की नक्शाकशी की है। प्रेमचंद ने पहले उर्दू ज़ुबान में लिखना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वो हिंदी ज़ुबान की जानिब बढ़ने लगे। जबकि गौदान तो सबसे पहले देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा गया था और उसे इकबाल बहादुर वर्मा साहिर ने उर्दू में ढाला था, लेकिन अब उसे उर्दू नावल ही करार दिया जा सकता है। इस नावल का किरदार वाज़ेह तौर पर तबक़ात की निशानदही करते हैं। हुरी और धनिया किसानों की दाता देन, झंगरी सिंह और मंगरू शाह मजहबी पेशवाओं और साहूकारों की राय, अग्रपाल सिंह ज़मींदारों की, घना सरमाया दारों की, मेहता और मिर्ज़ा खुर्शीद नेज़ वनकार नाथ मुतवस्सित तबके के दानिश्वरों और कौमी रहनुमाओं की नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं। नावल का मरकज़ी किरदार हुरी है। नावल का मरकज़ी किरदार कौन है? तो नावल का मरकज़ी किरदार हुरी है। उसके बाद है जो कि किसान है, उसकी मौत पर नावल का इख्तिताम करके प्रेमचंद ने ये साबित करने की कोशिश की है कि उन्हें समझौते पर एतकाद नहीं रहा था। आइए अब नावल का खुलासा देखते हैं। होरी बेलारी गांव का एक किसान है जिसके 2 भाई हैं। पहले का नाम है हीरा और शोभा। होरी पर बहुत ज़्यादा लगान और कर्ज चढ़ा हुआ था। ये कर्ज कुछ भाइयों की शादी पर लिया गया, जो कि सूद की बदौलत असल रकम से 100 गुना बढ़ चुका है। अभी वो पहला कर्ज नहीं चुका सकता कि दूसरा छोटा मोटा कर्ज लेना पड़ जाता है। जैसे कोई मेहमान आ गया तो इस खातिरदारी करने के वास्ते उधार पर सामान ले लिया गया वगैरह। होरी के 3 बच्चे हैं और 2 बेटियां, सोना और रूपा, ये इनकी 2 बेटियां हैं। एक भूखे अफलास का मारा बेटा गोबर, इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है गोबर एक निहायत जफाकश लड़का है, मगर उसकी हालत दिन ब दिन बढ़ती गुर्बत ने मज़ीद पतली कर रखी है। उसकी माँ धनिया, माँ का नाम क्या है? धनिया, उसको इस तरह कमज़ोर देखकर कलसती रहती है। होरी को भी इस चीज़ का ख्याल होता है, लेकिन कर्ज़ों के बोझ तले दब जाने से वो बहुत हसास होता है। होरी की एक दारीना ख्वाहिश है कि उसकी अपनी एक गाय हो, एक गाय हो जिसके दीदार वो रोज़ सुबह शाम करे और साथ दूध, मक्खन, मलाई, घी वगैरह से भी फैज़याब हो। लेकिन इस महंगाई के दौर में 80 रुपये, कितने रुपए? 80 रुपये से कम में भोला एक भी गाय नहीं देता। होरी हरदम गाय के ख्वाब देखता रहता है। एक दिन भोला होरी के सामने अपनी मजबूरी जाहिर करता है कि उसके बच्चे तो शादीशुदा हो गए हैं, बस एक बेटी बैठी है, उसकी शादी के बाद कोई भी उसका ख्याल नहीं रखेगा, इसलिए वो चाहता है कि वो अपने लिए एक पत्नी का इंतज़ाम पहले ही से कर ले। होरी फ़ौरन अपनी एक रिश्तेदार के बारे में बताता है कि वो है, अगर बात चल पड़ी तो शादी हो जाएगी। भोला को क्या चाहे होता है? भोला को क्या चाहिए होता है? इस उम्र में कौन उसे अपनी लड़की देगा? होरी को क्या चाहिए, लेकिन वो जल्दी नहीं मचाता और गाय को कल सवेरे के लिए छोड़ देता है गोबर के साथ। गोबर के साथ जाकर वो भोला के घर भूसा दे आता है।
मगर गाय फिर भी नहीं लाता कि भोला ये समझ ले कि वो लालच कर रहा है। दूसरी जानिब भोला की बेटी कौन है? झनिया की मंगनी टूट चुकी है। कोई और रिश्तेदार नहीं आ रहा होता है कि गोबर को देखकर वो एक जाल बुन लेती है और घर घर जाकर दूध बेचने वाली गवालिन है। हर किस्म के मर्दों से पाला पड़ा चुका होता है। गोबर को वो पहली ही नज़र में ताक लेती है कि वो एक भोला भाला लड़का है जो बस शादी करना चाहता है। वो इस चीज़ को मोहरा बनाकर गोबर को फंसा लेती है। राय साहब गांव के मुखिया हैं। वो एक खूबसूरत इंसान है, लेकिन दूसरे मुखिया की तरह के इंसान नहीं। उन्होंने किसानों के साथ नरमी भी इसलिए बरत रखी है कि इलेक्शन के दिनों में इस नरमी का सूद समेत फ़ायदा उठा सकें। उनके अमीर दोस्तों ओंकारनाथ, उनके जो अमीर दोस्त थे उनका नाम था ओंकारनाथ, बी मेहता, ख़याम बिहारी, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, मिस मालती में गरीब को रिलीफ देने पर बातें तो बहुत होती हैं मगर अमल कोई नहीं करना चाहता। राय साहब के दोस्त भी राय साहब जैसे ही हैं। वो भी अमीर मगर दिल के कंजूस हैं। राय साहब की तरह उन्हें भी सिर्फ बातें करने का शौक़ है और गरीब लोगों के गुर्बत को कम करने की तरह तरह के तरीके उनके पास मौजूद हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर अमली काम नहीं करना चाहता। एडिटर साहब अपने अखबार में शोला फशानी से इतना ज़्यादा गरीबों के बारे में लिखते हैं कि सब यही समझते हैं कि शायद वो गरीबों के बहुत बड़े हमनवा हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने दिल के जलन को कम करते हैं जो कि उन्हें अमीर लोगों को देखकर हुई जाती है। वो और उनका अखबार अच्छी आमदनी नहीं दे रहे, जबकि उनके साथी ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन उनसे ये नहीं हो रहा होता है। वो अमीरों के महफ़िलों में बैठकर हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। गरीबों की गुर्बत का रोना भी इसलिए रोते हैं कि अमीरों को नीचा दिखाएं। मेहता फ़लसफ़े के प्रोफेसर हैं और तमाम ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर गुजारना चाहते हैं। ना उन्होंने खुद शादी की, ना और किसी को करने की इजाज़त देते हैं। मिर्ज़ा साहब एक नाम के मुसलमान हैं जो कि गरीबों के हमदर्द हैं, मगर तब तक जब तक ये हमदर्दी उनके जेब पर असर अंदाज ना हो। जैसे ही जेब पर कुछ दबाव पड़ता है, उन्हें गरीबों में 100 ऐब दिखना शुरू हो जाते हैं। मालती विलायत से पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, बहुत से वज़रा से ताल्लुकात हैं, मगर किसी एक वज़ीर से शादी का नहीं सोचती कि ये वज़रा खाली खोली शख्सियात हैं मगर ये वज़रा खाली खोली शख्सियात हैं। वो किसी आइडियल की तलाश में सरगर्दा हैं। राज साहब की तकरीब में शामिल तमाम मर्दों को अपनी जानिब से उल्लू बना रखा है, मगर तमाम मर्द भी उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं मानते। मिस्टर खन्ना मालती के पीछे पागल हैं, लेकिन नाम के। मालती के वज़रा दोस्तों से ताल्लुकात बनाने के लिए मालती के आगे पीछे घूमते हैं। ये सब मफाद के लिए मुतहद्दिद हैं। बस गरीब पर तर्स तभी आता है जब या तो काम हो या कोई चीज़ उनके काम की ना हो रहे और उठाकर गरीब की झोली में डाल दे। होरी की गाय पर सभी की नज़र थी, जो 5 सेर दूध देती, मक्खन मलाई गाय सबको भाती थी। सबसे ज़्यादा नज़र ठाकुर साहब की थी। किसकी थी? सबसे ज़्यादा ठाकुर साहब की थी। होरी को उधार देते वक्त भी कहा कि उधार मुझे मत दो, 50 रुपये में गाय दे दो, मगर होरी ने ऐसा ना किया। शाम में कोई गाय को जहर दे गया और गाय तड़प तड़प कर मर गई। सबका शक होरी के भाई हीरा, जो शक था वो किस पर था? होरी के भाई हीरा पर था कि होरी की बीवी धनिया की लड़ाई हुई थी उसके, और इस वाक़े के बाद से वो घर से गायब थे। थाने से दारोगा साहब आए हीरा के घर की तलाश लेने के लिए, मगर होरी डट गया
और अपने भाई की इज्जत नहीं जाने देगा। उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा दारोगा और दीगर अरकान उठाना चाहते थे। होरी को ताउम्र कर्ज में जकड़ने के लिए उधार दिया गया, मगर यहाँ भी धनिया आड़े आ गई और रुपए छीन कर सब गांव वालों को दिखाकर बोली, वैसे तो कोई फूटी कौड़ी नहीं देता, आज कैसे 30 रुपये बतौर रिश्वत के दे दिए। दारोगा और दीगर अरकान के मुंह पर धनिया ने खूब कालिक मली। जो चले गए। बात हुए अरसा बीत गया, मगर हीरा वापस न आया। अब इसके बाद मैं किरदारों की पहचान करूंगी, जैसे कि होरी, धनिया और गोबर। ये गौदान के मरकज़ी किरदार हैं। होरी इस नावल का हीरो है, जिसे बड़े बड़े काश्तकार अदब से महतू कहते हैं और जिसकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसके दरवाजे पर गाय बंधी हो। धनिया होरी की बीवी है और गोबर होरी का बेटा है, जो भोला अहीर के बेवा लड़की झनिया को अपने घर ले आता है। सोना होरी की बड़ी लड़की है और रूपा होरी की छोटी लड़की है, जिसे होरी 200 में बूढ़े रामसेवक से बेच देता है। भोला अहीर, जिससे होरी गाय लेता है। झनिया भोला अहीर की बेटी और गोबर की बीवी है। चुन्नू गोबर का लड़का है। रामसेवक, जिसने होरी अपनी बेटी रूपा को बेचता है। शोभा होरी का भाई है। हीरा होरी का भाई है, जो होरी के गाय को जहर देता है। और पनिया हीरा की बीवी है। और राय अग्रपाल गांव का ज़मींदार और समरी गांव के रहने वाला है। और रुद्रपाल राय अग्रपाल का लड़का है, जो मालती की बहन सरोज को चाहता है। दाता दीन पंडित है। माता दीन और दाता दीन का लड़का है, जिसका नाजायज़ ताल्लुक़ चमारन सलिया से है। मिस्टर मेहता फ़लसफ़ा के प्रोफेसर हैं। मिस मालती लेडी डॉक्टर हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद मज़दूरों के यूनियन का सदर है। और मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर हैं। और मिस्टर ओंकार नाथ बिजली अखबार का एडिटर है। और श्याम बिहारी ये वकील हैं। और उसके बाद दीगर जो किरदार हैं वो है गोबंदी, झंगरी सिंह और मंगरू शाह, अनोखे राम, लाला पंसोरी और दुलारी सेठानी, भवानी, अलहदीन, यक्कावाला, कामता। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।